आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमआर एकेडमी में। आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है, इसमें हम केमिकल रिएक्शन को लेकर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चारों ओर से नेचर से घिरे हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारी साइंस से रिलेटेड रिएक्शंस होते रहते हैं। उसी में से है कुछ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आसान शब्दों में समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, जिसमें कि रेस्पिरेशन, आप और हम सांस लेते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम सांस लेते हैं। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद दूसरा, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने का पचना, भोजन का पचना। हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आपने दही भी खाई होगी, तो दही के बनने का भी जो प्रोसेस है वो भी केमिकल रिएक्शन से ही होकर गुजरता है। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कब लगती है, इसके लिए आप सभी जानते ही हैं कि लोहा जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। ऑक्सीजन जो है हमारे आसपास बड़ी आसानी से लोहे को मिल जाती है, और जैसे ही उस पर पानी लगता है तो वो उस पर एक परत जमा लेता है जिससे लोहे पर जंग लग जाता है। तो ये कुछ तरह के केमिकल रिएक्शन हैं जो हमें हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर इसी तरह के कुछ केमिकल रिएक्शंस को लेकर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन, और आखिरकार ये कितने प्रकार के होते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और आप में से जिस किसी ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स होते हैं वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट। इसके बाद प्रोडक्ट्स, देन द प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। उसके बाद एग्जाम्पल, जैसे कि when magnesium ribbon burn in air, oxygen gives us magnesium oxide। जब मैग्नीशियम रिबन को हम हवा में जलाते हैं, बर्न करते हैं, ऑक्सीजन होता है वहाँ उसकी प्रेजेंस में, तो वहाँ से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। जैसा कि मैग्नीशियम प्लस, ये हुआ हमारा मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हुए हमारे रिएक्टेंट्स, और इससे जो प्रोडक्ट बना हमारा वो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट होते हैं, दो या दो से ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं और इसके बाद हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह के जो भी हमारे रिएक्शन होते हैं इन्हें हम केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। इसमें कि हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है हमारे पास प्रोडक्ट। तो चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में और अधिक डिटेल से।
chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves use of symbols of substances of reactant and product with mention of physical state. यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जिससे कि हमें उसे पूरी स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं लिखना पड़ता। यानी कि जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने जब आपस में मिलाया तो उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, तो हम पूरा ही उसे डिटेल में न लिखकर हम इन शॉर्ट में उसे Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए O एंड देन MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देते हैं, तो वो हमारा केमिकल इक्वेशन बन जाता है। यानी कि हम इस साइड रिएक्टेंट्स लिख देते हैं और इसकी आगे की तरफ हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स को लिख देते हैं। तो इसी तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम जो भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उसे हम डिटेल में ना लिखने के बजाय हम उसे शॉर्ट में लिख देते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में, जिसमें कि हम सिंबल्स का यूज करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में। इसके साथ ही एक एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने इस पूरे ही केमिकल रिएक्शन को एक तरह से स्टेटमेंट के रूप में लिखा है, और जब हम इसे इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में यानी कि केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसे लिख देते हैं, तो आप कह सकते हैं ये हमारी कहलाती है केमिकल इक्वेशन। इसी स्टेटमेंट को हम इस तरह लिख देते हैं इसके सिंबल्स का यूज करते हुए। जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन के लिए लिखा Mg, क्या लिखा Mg, और ऑक्सीजन के लिए हम लिखा O2, और इसके बाद जो इनका प्रोडक्ट बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या किया, आपने देखा हमने इस पूरी ही स्टेटमेंट को क्या किया, इस पूरी ही स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के रूप में लिख दिया। तो यही होती है हमारी केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम पूरी ही स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें हम इनके सिंबल्स का यूज करते हैं और इसके बाद हम इन्हें लिख देते हैं। तो आप जैसा कि जानते ही हैं ये हुआ हमारे रिएक्टेंट और इस साइड हमारे है ये प्रोडक्ट। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इक्वेशन के साथ में इन सिंबल्स का भी यूज करते हैं। जैसे कि सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं S, सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं S का, और उसके बाद हम लिक्विड का सिंबल के लिए यूज करते हैं L का, और गैस के लिए हम करते हैं G का, और एक्वीज के लिए करते हैं हम AQ का। अब ये AQ क्या होता है, इसके लिए हम देखते हैं aqueous solution, it is a solution in which solvent is water। तो इसके लिए हम यूज करेंगे AQ का। अब देखते हैं आगे। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपने देखा कि हम इक्वेशन को, तो आपने देखा हम किसी भी रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब एक तरफ हम लिखते हैं रिएक्टेंट और इसके आगे हम लिखते हैं प्रोडक्ट। तो आप ये मान के चलिए ये हो गया हमारा तराजू, और हमें इसे करना है अब बैलेंस। तो ये तराजू है, और तराजू बैलेंस कब होगा, जब दोनों ही तरफ हमारे जो भी एटम हैं, जो भी हमारे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जो भी हमारे एटम हैं वो बिल्कुल ही बराबर फॉर्म में होंगे। तो अब हम इन्हीं को बैलेंस करना सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जिसमें कि हमारे पास एक एग्जांपल है Fe प्लस H2O, देन हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना Fe3O4 प्लस H2।
अब यहाँ पर आप देखिए इसे ध्यान से, तो यहाँ पर आपने देखा कि Fe हमारे लेफ्ट साइड जो है इसके पास यहाँ पर एक एटम है। कितने एटम हैं? एक। और राइट साइड जो हमारा Fe है इसके पास है 3 एटम। कितने हैं? 3। अब इसके बाद हाइड्रोजन जो हमारा लेफ्ट साइड है इसके पास है 2 एटम, और हमारा हाइड्रोजन जो राइट साइड है इसके पास है 2 एटम। इसके बाद ऑक्सीजन जो है हमारा इसके पास लेफ्ट साइड है 1 एटम, एंड देन राइट साइड वाला जो है हमारा इसके पास है 4 एटम। तो आपने देखा यहाँ पर ये एक तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, और हमें इसे ही बैलेंस करना है, यानी कि इन सभी एटम को एक दूसरे के इक्वल करना है, लेफ्ट साइड भी और लेफ्ट राइट साइड भी। तो इसे ही हम कहते हैं बेसिकली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो चलिए सीखते हैं कि इन दोनों को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए हम एक ये टेबल देखते हैं जिसमें कि हमने एक तरफ लिखे हैं एलिमेंट्स। क्या लिखे हैं? एलिमेंट्स। और उसके बाद हमने रिएक्टेंट जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं, एंड देन इसके बाद प्रोडक्ट जो हमारे राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि Fe लेफ्ट साइड कितना है हमारा? 1, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1, एंड देन राइट साइड Fe कितने एटम हैं? तो यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर आप उसके लिए 3 लिख दीजिए। देन इसके बाद लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन है 2 एटम, और उसके बाद राइट साइड हाइड्रोजन कितने एटम हैं? यहाँ है 2 एटम। इसी तरह से ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 1 और ऑक्सीजन राइट साइड 4। तो अब हम इन्हें करेंगे बैलेंस। तो चलिए, क्या आप बता सकते हैं इसे बैलेंस कैसे करेंगे? जरा कीजिए कोशिश। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3। तो जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे? इसे जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर भी 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया, यानी कि अब ये आपस में इक्वल हो गए। और यहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशन की जो और यहाँ पर हमें और यहाँ पर हमें जो केमिकल इक्वेशन के एटम बैलेंस करने थे वो हो चुके हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जो है नीचे हाइड्रोजन, ये पहले से ही इक्वल है। देन इसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट साइड है 4, राइट साइड है, यहाँ पर आपने देखा लेफ्ट साइड है 1 और राइट हैंड साइड है 4। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आपने देखा कि अब जो है दोनों ही तरफ 4 एटम हो गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन एक साथ लिखे हुए हैं। तो यानी कि जब आप 4 की मल्टीप्लाई H2O से करेंगे, इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो है ऑक्सीजन के साथ भी, किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में भी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि आपको लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के साथ में भी और हाइड्रोजन के साथ में भी 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस आपका, लेकिन हाइड्रोजन में फिर गड़बड़ हो गई। अब यहाँ हो गए हाइड्रोजन के 8 एटम। तो इसके लिए आप इक्वल करने के लिए अब राइट साइड भी इस 2 के साथ में 4 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर आपके पास 8 एटम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे अब आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड में इक्वल एटम है। हर एक एलिमेंट के इक्वल एटम है, चाहे वो आपका रिएक्टेंट हो चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरह से इसे बैलेंस किया। इसके साथ में हम सॉलिड के लिए एस का यूज करते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी बात की। इसके बाद लिक्विड के लिए हम एल सिंबल का यूज करते हैं, गैस के लिए जी का,
और एक्वीस के लिए AQ का। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि व्हाई डू वी नीड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमें आखिरकार बैलेंस की जरूरत क्यों है, क्या बिना बैलेंस के काम नहीं चल सकता केमिकल इक्वेशन में। तो अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction। तो ये जो है एक लॉ है जिसके अंदर आप ये पाते हैं कि जब भी हम किसी भी मैटर का जो है बनाए रखने के लिए जो है हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में ना ही मास बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन के इस लॉ के लिए जो है हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसके बाद so number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product। इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों ही साइड में जो हमारे एटम है वो आपस में इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम बात करने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में अंदर जो है किस किस तरह से किन किन तरीकों से कितनी टाइप से हम केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आपने नाम से ही देखा यहाँ पर जैसा कि आपने यहाँ पर नाम से देखा कॉम्बिनेशन क्या है जी, कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पर किसी ना किसी के कंबाइन होने की बात की जा रही है। और कंबाइन कौन होगा, तो वो होगा हमारा रिएक्टेंट। तो कंबाइन होकर बेसिकली यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा A प्लस B हमारा AB में कन्वर्ट हो गया रिएक्शन करने के बाद। ये है सिंपल शब्दों में। तो उसकी डेफिनेशन बनती है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जो है मिलकर आपस में एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर आपस में रिएक्शन करके हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। इसमें आप C और ये S जो है ये सॉलिड के लिए लगाया हमने, और इसके बाद प्लस ऑक्सीजन और ये जो G है ये लगाया हमने गैस के लिए। एंड देन ये आपस में करेंगे रिएक्शन और हमारा जो ये प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CO2, जो कि हमें एक गैस के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर C जमा O2 आपस में रिएक्शन करके आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, यानी कि आपस में ये जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और इसी तरह के हम रिएक्शंस को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट जो कि दोनों ही गैस की फॉर्म में है, ये आपस में क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे। और कैसा रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। और केमिकल रिएक्शन करने के बाद, यानी कि इन दोनों ही रिएक्टेंट के केमिकल रिएक्शन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें H2O पानी की फॉर्म में, और ये होगा हमारा लिक्विड की फॉर्म में। तो इस तरह से आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन की जो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर हम 2 या 2 से अधिक
रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं जिससे कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा बनता है, वो कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन होके बना हुआ रिएक्शन ही कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अगली टाइप की। अगली टाइप के अंदर हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक इसका उल्टा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन के अंदर जो है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड splits into two or more substances is called decomposition reaction। इसके अंदर जो है हम कंपाउंड को रिएक्शन करा के स्प्लिट करेंगे टू और मोर सब्सटेंसेस में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास अलग करने का तरीका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन तरीका, जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए हीट का यूज करते हैं। हीट का यूज करते हुए जो है हम इसमें कंपाउंड्स को स्प्लिट करते हैं। देन इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन के अंदर जो है आप जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड यूज किया गया है। तो यानी कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए हम कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं टू और मोर सब्सटेंसेस में। देन हमारा तीसरा फोटोलाइसिस। इस फोटोसिंथेसिस जैसा साउंड होगा, और फोटोसिंथेसिस आप जानते ही हैं कि प्लांट्स जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी में जो अपना फूड बनाते हैं उसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वहीं से ये बना है फोटोलाइसिस। तो इसके अंदर जो है सनलाइट की हेल्प से, इसके अंदर हम सनलाइट की हेल्प से जो है कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं। आपने देखा हमारी जो पहली टाइप थी उसमें हम आपस में जोड़ रहे थे, और यहाँ पर जो है हम डिकम्पोजिशन के अंदर इनको आपस में माइनस करेंगे, यानी कि स्प्लिट करेंगे, आपस में दूसरे से इनको अलग करेंगे। ठीक पहले का उल्टा है ये दूसरा वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि हम अलग करने के लिए इन तीन तरह के मेथड का प्रयोग करते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम हीट के थ्रू कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं। दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसमें कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं। तीसरा हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इसमें हम सनलाइट के थ्रू कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं। चलिए वन बाय वन करके इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहला हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अंदर जो है हमारा व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अभी हमने क्या बात करी कि जिसमें कि हम डिकम्पोजिशन करते हैं हीट की हेल्प से, वो होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल जो है हमारा वो है CaCO3। ये जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, जब हम इसे हीट देते हैं तो हमारा ये CaO प्लस में CO2 में स्प्लिट हो जाता है। यानी कि आपने देखा कि हमारा एक ही ये जो था कंपाउंड, इसे हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, और इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, वहां पर हम इसे जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन में बिल्कुल उल्टा होगा। तो पहला हमने हीट की हेल्प से इसे आपस में दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, जो कि हमारा हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन। इससे अगला जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोलिथ डिकम्पोजिशन के अंदर व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डिकम्पोजिशन। इसका जो एग्जांपल है वो है H2O। जब हम H2O को यानी इस लिक्विड फॉर्म को, पानी को, जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हमारा दो हिस्सों में टूट जाता है, दो हिस्सों में डिकम्पोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम किस तरह से अलग अलग मेथड का यूज करते हुए इन्हें आपस में डिकम्पोजिट कर रहे हैं। इससे अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन का। तो इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, when decomposition is carried out by in when decomposition is carried out in presence of sunlight। यानी कि
सनलाइट के प्रेजेंस में जो हमारा डिकम्पोजिशन होगा वो हमारा कहलाएगा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसमें आपने ये AgCl जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में है, जिसे हमने सनलाइट के थ्रू दो हिस्सों में क्या किया, डिकम्पोजिट कर दिया। इसके बाद जो हमारा है अगला एग्जाम्पल, तो अबव रिएक्शन, तो इस तरह से हम कह सकते हैं अबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आप कह सकते हैं कि जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है वहां पर हम इस डिकम्पोजिशन मेथड का यूज करते हैं। अब देखते हैं आगे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा तीसरा आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने दो तरह के रिएक्शन की बात की। पहला हमारा कॉम्बिनेशन, जिसमें हम आपस में रिएक्टेंट्स को जोड़ते हैं। दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन, जिसमें हम उन्हें स्प्लिट करते हैं। और इसके अंदर होगा क्या, तो इसमें जो है आपस में अदला बदली होगी, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें सीट चेंज होगी, जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लेस को लेकर बात की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Fe जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसे जब हम CuSO4 जो कि एक्विक फॉर्म में है, इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो आपने यहाँ पर देखा कि Fe जो यहाँ पर अकेला है, इसके साथ में यहाँ पर SO4 का एलिमेंट आके जुड़ गया। तो यहाँ पर Fe अकेला था, पर यहाँ पर अब ये राइट साइड में अकेला नहीं रहा, और यहाँ पर ये CuSO4 जो कि एक साथ थे, यहाँ पर ये Cu जो है वो अकेला रह गया बेचारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो इनके एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेते हैं। यानी आप समझने के लिए सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये दो फ्रेंड बैठे हैं, एक फ्रेंड A और एक फ्रेंड B, और यहाँ पर एक कोई और बैठा है बच्चा जिसका नाम है C। अब A और B की आपस में हो गई लड़ाई। क्या हो गई, लड़ाई। तो इसमें से A फ्रेंड ने B फ्रेंड से कहा कि मैं तेरे साथ अब नहीं बैठ रहा, मैं तो जा रहा हूँ C के पास बैठने के लिए। तो वो उठ के चला गया C के पास। तो इस तरह से अब यहाँ पर B हो गया अकेला और यहाँ पर A और C हो गए एक साथ। तो इसी तरह का कुछ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें कि एलिमेंट जो है अपनी जगह छोड़कर दूसरे की जगह पर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो हमारा है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। यानी कि यहाँ पर सीट चेंज तो होगी, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में बात की, यहाँ पर सीट चेंज तो होगी, पर यहाँ पर एक की जगह दूसरा आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा Na2SO4, तो यहाँ पर आपने देखा कि Na2SO4, यहाँ पर Na2SO4 एक साथ है, इसके बाद BaCl2 एक साथ। इसके बाद हुआ क्या, BaSO4 के साथ आ गया, यानी इसका ये जो SO4 है ये Ba के साथ चला गया, और उसके बाद NaCl के साथ में चला गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये दो फ्रेंड बैठे हुए हैं A और B, और यहाँ पर ये दो फ्रेंड C और T। अब इनके आपस में हो गई कहासुनी। क्या हो गई, कहासुनी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि अब इन्होंने सीट बदल ली। इसमें B चला गया उठ के सपोज कीजिए D के पास, और C आ गया A के पास। बस इसी तरह का कुछ ये रिएक्शन है, जिसमें कि आपस में ये जो कंपाउंड होते हैं ये म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक की जगह दूसरा चला जाता है,
और पहले की जगह वो दूसरा आ जाता है। तो इसमें इसलिए कहते हैं इसे डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले वाला जो था हमारा वो था डिस्प्लेसमेंट, उसमें सिर्फ चला जाता है, इसमें एक्सचेंज होते हैं, यानी एक की जगह दूसरा आ जाता है। अब देखते हैं आगे। आगे जो हमारा है पार्टिसिपेट। इट इज एन insoluble solid that emerge from a liquid solution। अब देखते हैं आगे। तो आगे जो है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है जी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन जो है वो होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन के लिए आप कह सकते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है वो तो हो गया ऐड, और यहाँ पर रिमूव क्या हुआ? रिमूव हुआ आपका हाइड्रोजन। तो इस तरह का कोई अगर रिएक्शन होगा तो उसे आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे जी? ऑक्सीडेशन। इसके बाद अगला जो है आपका ये रिडक्शन। द एडिशन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हो गया। क्या हो गया जी? हाइड्रोजन ऐड हो गया। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया। यानी कि आपने देखा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। इसका उल्टा रिडक्शन में, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पर आप इनके एग्जाम्पल देखिए। Cu प्लस O2, हमने इन्हें हीट किया और यहाँ पर ये CuO रह गया सिर्फ। उसके बाद CuO प्लस H2, इसे हमने हीट किया तो यहाँ पर Cu प्लस H2O हो गया। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखते हैं। अब देखिए आगे। तो आगे जो है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो अब हम डेली लाइफ में हमारे पास ऑक्सीडेशन के, अब हम डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के जो हमारे पास, अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हमारी डेली लाइफ पे। व्हेन अ मेटल इज exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. For some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to corrode. Example: rusting of iron, black coating on silver, green coating on copper. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आप देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर जो है आपने देखा होगा ब्लैक कोटिंग यानी कि काले रंग की परत जो है वो चढ़ जाती है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, हरे रंग की परत लग जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके हमारे, ये कुछ डेली लाइफ के इफेक्ट है हमारे ऑक्सीडेशन के। अब देखिए आगे। तो अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट फॉर फूड। इसमें आपने देखा कि फूड के अंदर जो है बैड स्मेल हो जाती है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, जैसा कि आपने देखा चिप्स के जो पैकेट होते हैं आपके, उसके अंदर स्मेल नहीं होती, तो हम करते क्या हैं उसके अंदर जो है हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, जिससे वो फूल जाते हैं और उसके अंदर जो हमारा फूड होता है वो कभी भी खराब नहीं होता। इस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर को ब्रीफली समझा, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। इसके बाद हमने बात की केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन की, जिसमें कि हमने ये किया कि जो हम इक्वेशन बनाते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में बराबर रखते हैं। इसके बाद जो है हमने फिर इसकी टाइप्स की बात की, और टाइप्स में हमने सबसे पहले बात की इसकी कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले हमने बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर आपस में जो है
रिएक्टेंट जो है आपस में जुड़कर रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। दूसरा हमने बात की डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन वाले में रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं, जो हमारा कंपाउंड होता है उसे स्प्लिट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं उसे। फिर हमने बात की कि ये डीकम्पोजिशन करने के लिए हम 3 तरह के मेथड का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं हीट, और सेकंड हमारा था इलेक्ट्रिसिटी, और देन उसके बाद हमारा थर्ड है हमारा सनलाइट। उसके बाद हमने बात की ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन के बाद हमने बात की रिडक्शन की, फिर हमने बात की रिडक्शन की। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर को बड़ी आसानी से समझा। अभी यदि आपको कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम अगली क्लास में करेंगे। और अब तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार।